नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पीयूष द्विवेदी एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ ग्रामीण समाज एवं विकास की एक नई टॉपिक जिसका नाम है भूधारण पद्धतियाँ। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ में होने से पहले भूधारण की 3 पद्धतियाँ जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रचलित थी। जमींदारी प्रथा के थे इसका आरंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। युक्ति ज्ञान कहती है जमींदारी प्रथा का आरंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में सन 1793 में किया था। जमींदारी के अंतर्गत जमींदार कृषकों को कृषि करने के लिए लगान पर जमीन देते थे। जमींदारी बंदोबस्त कितने रूपों में थी? 2 रूपों में, स्थायी और अस्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत हमेशा के लिए नियत कर दिया जाता था और अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 20 से 40 वर्ष की अधिक से अवधि के लिए लगान निश्चित किया जाता था। मालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? मालवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले यह लागू हुई थी आगरा और अवध में। मालवाड़ी व्यवस्था में आगरा और अवध में लागू करने के बाद मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया था। मालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर किसका अधिकार होता था? ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व। सभी भूधारियों से लगान वसूल कर निर्धारित मालगुजारी राजकोष में कौन जमा करता था? गांव का मुखिया। रैयतवाड़ी प्रथा 1972 ईस्वी में मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, बम्बई, बरार और मध्य भारत में प्रचलित थी ये। और रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत भूमि मालिक कौन होता था? काश्तकार होता था। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत राज्य को भू राजस्व अदा करने की जिम्मेदारी भूधारियों पर सीधे और वैयक्तिक रूप से होती थी। भूमि सुधार कार्यक्रम। भूमि सुधार से तात्पर्य ऐसे संस्थागत परिवर्तनों से है जिसमें भूमिगत संसाधनों का वितरण किसानों के पक्ष में होता है। भूमि सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादन से सामाजिक संबंधों को ऐसा स्वरूप प्रदान करना है जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादकता अधिकतम की जा सके। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं: मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, प्रति परिवार भूमि का अधिकतम सीमा निर्धारण करके वेशी भूमि तथा ग्राम समाज की वेशी भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना, जोतों की चकबंदी करना। मध्यस्थों की समाप्ति। भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ एक इलाकों को छोड़कर बिचौलिया काश्तकारी प्रथा समाप्त कर दी गई है। स्वतंत्रता के समय देश में 57% क्षेत्र जमींदारी प्रथा के अधीन था। पहली योजना के अंतर्गत के अंत में सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर बिचौलिए का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जा चुका है। सरकार का एक और महत्वपूर्ण कार्य बेनामी भूमि का पता लगाकर उसे भूमिहीन किसानों में बांटा गया। उन्मूलन से संबंधित कार्यों को पूरी तरह लागू करने के लिए बहुत समय लगा। 1967 में 23.8 लाख एकड़ बेनामी भूमि भूमिहीन किसानों में बांटी गई। काश्तकारी सुधार। इस व्यवस्था का अर्थ होता है कृषि संबंधों की उस प्रणाली से होता है जिसमें भूमि का मालिक स्वयं खेती नहीं करता बल्कि जमीन काश्तकारों को पट्टे पर देता है। बड़े पैमाने पर पट्टेदारी व्यवस्था किन क्षेत्रों में की गई थी? जमींदारी या रैयतवाड़ी क्षेत्रों में। सामान्यतः पट्टेदार किसानों को 3 वर्ग थे: स्थायी काश्तकार, इच्छाहीन काश्तकार व उप काश्तकार। स्थायी काश्तकार को पट्टेदारी हक स्थायी थे, परंतु ऐच्छिक काश्तकारों और उप काश्तकारों की स्थिति दयनीय थी। नेशनल सैंपल सर्वे ने 1953-54 में ऐच्छिक काश्तकारी व उप काश्तकारी के अनुमान प्रस्तुत किए थे। इन अनुमानों के अनुसार संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूमि पट्टे पर दी गई थी? 25%। स्वतंत्रता से पूर्व कितना लगान लिया जाता था? 34 से 75%। प्रथम और द्वितीय योजना में लगान के लिए क्या सिफारिश की गई थी? लगान सकल उपज का 1/4 अथवा 1/5 से अधिक नहीं होना चाहिए। भूमि सुधार का एक अन्यतम महत्वपूर्ण लक्षण काश्तकारों के लिए स्वामित्व अधिकार की व्यवस्था करना था। परिवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके वेशित भूमि तथा ग्राम समाज की वेशी भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना। 50 से 60 दशकों के में अधिकांश राज्यों में भूमिहीन हदबंदी कानून बनाए गए जिन्हें 1972 में केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप संशोधित किया गया। विभिन्न परिसीमन कानूनों के अंतर्गत सितंबर 2001 तक देश में कितनी भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी? 73.66 लाख एकड़ भूमि। 73.66 लाख एकड़ भूमि में 64.95 लाख एकड़ भूमि को
अधिग्रहित किया गया था, जिसमें से अनुसूचित जाति से संबंधित 36% लोग थे व 15% अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे। विभिन्न राज्यों के कानूनों में एकरूपता लाने के लिए जुलाई 1972 में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया था? सबसे पहले निर्णय था जोतों की उच्चतम सीमा को असिंचित क्षेत्रों में 54 एकड़ तक तथा सिंचित क्षेत्रों में 18 एकड़ तक सीमित कर दिया गया। व्यक्ति को छोड़कर परिवार को इकाई माना गया। अधिकतम सीमा कानूनों से रियायतों व छूटों को कम किया गया। बेनामी हस्तांतरणों को रोकने के लिए दृष्टिकोण से कानून को पहले किसी अवधि से लागू माना जाए जिससे उस समय के बाद सभी हस्तांतरण गैर कानूनी करार दिए जा सकेंगे। जोतों की चकबंदी करना। चकबंदी क्या है? चकबंदी वह व्यवस्था है जिसमें किसान को एक मुश्त दे दिया जाता है, ठीक है, एक ही जगह पर इकट्ठा करके। सबसे पहले चकबंदी अधिनियम कहाँ पर हुआ था? बड़ौदा में 1920 में, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने से पहले किन किन राज्यों में चकबंदी कानून लाए जा चुके थे? उत्तर प्रदेश, पंजाब, तत्कालीन मुंबई राज्य व हैदराबाद। इस समय लगभग सभी राज्यों में चकबंदी कानून लाए जा चुके हैं। शुरुआत में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था की गई थी, परंतु अब कुछ समय के भीतर इसकी असफलता स्पष्ट हो गई है, तो अनेक राज्यों ने चकबंदी संबंधी ऐसे कानून बनाए हैं जिससे सरकार को चकबंदी संबंधी योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करने का व्यापक अधिकार मिले। इस समय स्थिति यह है कि यदि किसी गांव के आधे भूस्वामी जिनके पास संपूर्ण गांव की 2/3 कृषि भूमि है और वे सरकार के पास चकबंदी के लिए प्रतिवेदन भेजें तो सरकार चकबंदी अधिकारी नियुक्त करती है। दूसरी योजना के समाप्त होने तक कितने हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी हो सकी थी? 1,21,00,000 हेक्टेयर भूमि पर। तीसरी योजनावधि के अतिरिक्त कितनी भूमि का चकबंदी का कार्य पूर्ण हो सका है? 1,20,00,000 हेक्टेयर भूमि का। ग्राम विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 30 सितंबर 2001 तक कितनी भूमि की चकबंदी हो चुकी थी? 1633 लाख एकड़ भूमि की। 1633 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी में से महाराष्ट्र द्वारा 527 लाख एकड़ और उत्तर प्रदेश द्वारा 482 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी की गई। पश्चिम बंगाल और असम में चकबंदी प्रक्रिया को कार्यान्वित नहीं किया गया। पूरे देश के संदर्भ में अभी कृषि अधीन क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत चकबंदी के अधीन लाया गया है? 49%। चकबंदी हरित क्रांति के क्षेत्र में ही सफल रही, जैसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तथा इसमें कई कमियां थी। यह कदम भ्रष्टाचार का भी शिकार है। सहकारी खेती का सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक आधार पर था तथा इसका उपयोग बड़े किसानों द्वारा हदबंदी कानून से अपनी भूमि को बचाने के लिए किया गया था। भूमि सुधारों को विशेषज्ञों द्वारा ऐसे असफल कोशिश मानी जाती है इसे विशेषज्ञों द्वारा मानव इतिहास के सबसे जटिल सामाजिक आर्थिक समस्या माना जाता है। भूमि सुधार के आंकड़े उत्साहजनक नहीं है। भूमि सुधार द्वारा देश के किसानों को काश्त अधिकार सुनिश्चित किया गया, लेकिन यह भारत के सकल परिचालित भूमि के मात्र 4% हिस्से पर ही लागू किया जा सका है। वर्ष 1972 तक 11 मिलियन काश्तकारों को 14.4 मिलियन हेक्टेयर परिचालित भूमि। इसी तरह इस दौरान देश के कुल परिचालित भूमि के मात्र 2% का ही स्वामित्व पुनर्वितरण किया जा सका है। वर्ष 1972 तक 4.76 मिलियन लोगों के बीच 2 मिलियन हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र का है, ठीक है। इस प्रकार भूमि सुधार का लाभ देश में 6% भूमि तक ही पहुंच सका तथा इसका सकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी नगण्य था। भूमि सुधारों की विफलता के कारण क्या थे? विभिन्न राज्यों के कानूनों की खुद कास्ट की परिभाषा दोषपूर्ण थी, जिससे जमींदारी प्रथा का केवल नाम बदला गया, वह पूर्ववत बनी रही। भारत में भूमि सामाजिक प्रतिष्ठा की तथा पहचान का प्रतीक है, जबकि अन्य देशों में जहां भूमि सुधार सफल रहा है, यह आय अर्जित करने के लिए एक आर्थिक संपत्ति मात्र है। सीमाबंदी कानूनों से बचने के लिए जमींदारों ने काफ़ी बड़ी भूमि अपने परिवार सदस्यों के नाम हस्तांतरित कर दी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण भूमि सुधार एक सफल कार्यक्रम परिवर्तित नहीं हो सका। भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार ने नेतृत्व की कमी के कारण भूमि सुधार विफल रहा। यह सर्वविदित है कि प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता के कारण
राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। अतः जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति में दृढ़ता नहीं आ जाती तब तक प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। जोतों का आकार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई खास डिस्क्राइब करने लायक नहीं इसमें, ठीक है। भूमि सुधार एवं हरित क्रांति क्या थी? सरकार ने जैसे हरित क्रांति की शुरुआत में भूमि सुधार मुद्दा हाशिए पर आ गया, इसके निम्नलिखित कारण थे। भूमि सुधार और हरित क्रांति एक दूसरे के विपरीत हैं। जबकि जहां हरित क्रांति बड़ी जोत क्षेत्रों के अनुकूल थी, वहीं भूमि सुधार उद्देश्य बड़ी जोत क्षेत्रों को विभाजित कर भूमिहीनों के बीच बांटना था। उच्च वर्ग के भूपतियों द्वारा भूमि सुधार का विरोध किया गया, जबकि हरित क्रांति के लिए ऐसा नहीं था। भूमि सुधार से देश पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने की क्षमता थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तथा विश्व बैंक के सुझाव तथा अन्य देशों में हरित क्रांति की सफलता के कारण भी भूमि सुधार कार्यक्रम दरकिनार हो गया था। भूमि सुधार का दूसरा चरण। भूमि सुधार के दूसरे चरण की जड़ें आर्थिक सुधारों में ढूंढी जा सकती हैं। भारतीय सरकार के भूमि सुधार मुद्दे पर विचार में हमें बदलाव नजर आया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 एक स्पष्ट चरणों वाली नीति उभरती दिखाई देती है। भूमि की सावधानी से मानचित्रण और निर्णायक शीर्षक देना, भूमि अधिग्रहण की एक न्याय संगत लेकिन तेज प्रक्रिया तैयार करना, जमीन के पट्टे पर की एक पारदर्शी और प्रभावी नीति लागू करना। अंतर्राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड अधिनियम, इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि 12वीं योजना के अंत तक जमीन की रिकॉर्डों को नवीनीकरण और डिजिटलीकरण करना है। डिजिटलीकरण से तात्पर्य है कि सौदों की लागत में भारी कमी आ सकती है, ठीक है, जो भी मतलब कि इधर उधर के लगते हैं। जमीन मालिकों की सुरक्षा प्रदान करेगा। इस तरह से पट्टा बाजार की सफलता के लिए मालिक को यह विश्वास होना चाहिए कि लंबे समय तक पट्टेदारी से उनका मालिकाना हक छीन नहीं जाएगा। भूमि अधिग्रहण विधेयक, यह पास हुआ था 2013 में। भूमि अधिग्रहण पुनर्ग्रहण और पुनर्स्थापना कानून 2011 में संशोधन के अलावा इसके विधेयक में पट्टे और अनुग्रहण के से जुड़े भूमि सुधारों की आवश्यकता पर पारदर्शी, प्रभावी और तेज कानून बनाने का प्रस्ताव था। वर्ष 2015 में नई केंद्र सरकार ने एक नया विधेयक बनाया, न्याय संगत क्षतिपूर्ति के अधिकार कानून 2015 प्रस्तावित किया, जिसका लक्ष्य 2013 के सभी भूमि किसानों की कमियों को दूर करना था। सहकारी खेती क्या है? सहकारी खेती से आशय है उस कृषि प्रणाली से है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में भूधर किसान अपनी सहमति से अपनी जमीनें एक साथ मिलाकर संयुक्त रूप से कृषि कर सकते हैं और अपनी जमीनों का अलग अलग मालिक बने रहते हैं। सहकारी खेती के प्रकार, यह 3 प्रकार से होती थी: सामूहिक खेती, सहकारी बेहतर खेती, सहकारी संयुक्त खेती। सहकारी काश्तकारी खेती से किस प्रकार की होती थी? इसके अंतर्गत किसान मिलकर एक सहकारी समिति का गठन करते हैं। सहकारी समिति ही कृषि के लिए खाद बीज की व्यवस्था करती है तथा उपज का विक्रय करती है। सामूहिक खेती, इस प्रणाली के अंतर्गत सदस्यों को अपनी भूमि का समर्पण करना पड़ता है। कृषि के प्रबंधन कार्य निर्वाचित परिषदें करती हैं। बेहतर खेती क्या है? इस प्रणाली के अंतर्गत किसान खेती के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग करने के लिए आपस में मिलकर सहकारिता का निर्माण करते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक किसान स्वतंत्र रहता है। इस प्रकार की सहकारी समितियों को सेवा सहकारी समिति भी कहा जाता है। सहकारी संयुक्त खेती, इसके अंतर्गत छोटे छोटे किसान अपनी जमीनों को इकट्ठा करके संयुक्त रूप से खेती कर सकते हैं, ठीक है, किंतु प्रत्येक किसान अपनी भूमि का स्वामित्व बना रहता है। 1969 तक सहकारी खेती संबंधी कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित किया जाता था। इसके बाद यह राज्य सरकारों को दे दिया गया। सहकारी खेती के लाभ क्या थे भाई? सहकारी खेती के लाभ ये थे कि जैसे सहकारी खेती में ग्रामीण समाज और समानता को बढ़ावा देने तथा शोषण से बचने के लिए था, ठीक है, एक दूसरे के मिल के काम करना, ठीक है। सहकारी खेती में कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे सिंचाई के लिए समुचित प्रबंध करना, भू संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम बनाना, बहुफसली कृषि करना, माल संग्रह करना, गोदाम बनाना तथा कृषि से संबंधित उद्योगों को चलाना इत्यादि किया जाता था। तो ये थे हमारे ग्राम समाज एवं विकास के कुछ भूमि अधिग्रहण संबंधी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब कमेंट कीजिएगा कैसा बना है और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, आप अधिक से अधिक दोस्तों में। चलिए भाई, गुड नाइट।